हेलो दोस्तों, सक्सेस रूट में आपका स्वागत है। सीआरपीएफ एचसीएम एग्ज़ाम 2023 24 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का जैसे कि हो चुका दोस्तों। इस एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, तो सेशन को पूरा जरूर देखेगा दोस्तों। एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे जब भी वीडियो किसी भी कंटेंट पे अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हमारे जो भी सेशन ले जाता है उसका PDF भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो आप इसका PDF कहाँ से प्राप्त करेंगे, सेशन के लास्ट में आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो पूछा गया था कि धौलावीरा हड़प्पा कालीन साइट को यूनेस्को में किस क्रम में शामिल किया गया था। तो इसको जो है 40वें क्रम में शामिल किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 40वां आपका करेक्ट आंसर होता। वही देखा जाए तो रंगपुर मंदिर को जो है 39वें क्रम में शामिल किया गया था। और यूनेस्को में जो है सर्वप्रथम आगरा किला को 1983 ईस्वी में शामिल किया गया था। 1983 में ही अन्य स्मारकों को भी शामिल किया गया था, जैसे कि ताजमहल, अजंता की गुफा और एलोरा की गुफाएं। इन सभी को जो 1983 में ही शामिल किया गया था, लेकिन इन सभी में जो है सबसे पहले जो है आगरा किला को शामिल किया गया था। भारत में कुल 40 स्थानों को जो है यूनेस्को में शामिल किया जा चुका है। यदि वर्ल्ड में देखा जाए तो इटली देश जो है, इटली का सबसे अधिक स्मारकों को जो है यूनेस्को साइट में शामिल किया गया है। तो इसे भी ध्यान में रखेगा। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह पेरिस में स्थित है। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं दोस्तों। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, दिनेश जवाहरलाल को जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह जो है किस खेल से संबंधित है। तो यह जो है क्रिकेट से संबंधित है। तो क्रिकेट आपका करेक्ट आंसर होता। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है दोस्तों यह प्रशिक्षकों को दिया जाता है। तो ये भी ध्यान में रखेगा कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है खेल के प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है। यदि यही देखा जाए तो अर्जुन पुरस्कार जो है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी में की गई थी और वर्ष 2022 में 55 खिलाड़ियों को जो है यह पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया था। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की जो शुरुआत किया गया था 1991-92 में किया गया था। और पहला जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है विश्वनाथ आनंद को प्रदान किया गया था। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो नाम है बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। तो इसे भी आप ध्यान में रखेगा। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है इस बार शरद कमल को दिया गया है। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा, जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाले एग्जाम है। तो चलिए इनसे जुड़ी अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है खेल प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है। इसकी जो शुरुआत किया गया था 1985 ईस्वी में द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किया गया था। इसकी पुरस्कार की जो राशि है वर्तमान में 15 लाख रुपये प्रदान किया जाता है। अब तक जो है 2022 तक 183 प्रशिक्षकों को प्रदान किया जा चुका है। इसके प्रथम जो विजेता थे ये उन्हें भालाचंद्र भास्कर भागवत को दिया गया था। ओम प्रकाश भारद्वाज, OM नाम्बियार, इन दोनों को जो है प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया था। 2022 में देखा जाए तो 2022 में जो है किनको प्रदान किया गया है, जीवनज्योत सिंह तेजा जो कि एरोडॉलजी से संबंधित है, मोहम्मद अली कलाम जो कि मुक्केबाजी से संबंधित है, सुमा सिद्धांत सूरी जो है पैरा शूटिंग से संबंधित है, सुजीत मनन जो कि कुश्ती से संबंधित है, दिनेश जवाहरलाल जो कि क्रिकेट से संबंधित है, और विमल प्रफुल्ल घोष फुटबॉल से संबंधित है, राज सिंह जो कि कुश्ती से संबंधित है। तो इन सभी को जरूर ध्यान रखेगा। और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है कितने साल प्रदान नहीं किया गया है, तो 3 साल जो है, यह 3 होगा दोस्तों, यहाँ गलती हो गया है। यहाँ 3 बार जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है। ये किस किस साल में नहीं प्रदान किया गया था, तो 1988, 1989 एवं 2008 में। इन 3 साल जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है। तो इसे भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी थी। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व
382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो 382 आपका करेक्ट आंसर होता। जनगणना की जो शुरुआत किया गया था 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था। और सबसे प्रथम जो है नियमित जनगणना जो था 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में किया गया था। तब से लेकर जो है अब तक दशकीय जनगणना किया जाता है। 2011 का जो जनगणना था वह 15वीं जनगणना था एवं आज़ादी का जो है 7वीं जनगणना था। 2011 का जनगणना का जो नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसका नारा था। चलिए इनसे जुड़ी अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार जो लिंगानुपात था वह 983 था एवं घनत्व देखा जाए तो 382 घनत्व था। शिशु मृत्यु दर जो था 57 यानी कि प्रति 1000 था। और देश की जो साक्षरता था वह 73% था। और सबसे अधिक जो साक्षरता दर था वह केरल का था। सबसे न्यूनतम बिहार का 61.8%, जबकि उच्चतम महिला साक्षरता दर जो था वह केरल का था। और सबसे कम महिला साक्षरता दर जो था वह बिहार का था 51.5%। और सबसे कम महिला साक्षरता जो था वह बिहार का ही था। और सबसे अधिक जो जनसंख्या था वह उत्तर प्रदेश का था। और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम राज्य का था। और उच्चतम जनसंख्या घनत्व जो था वह बिहार का था। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का था, मात्र 17। उच्चतम लिंगानुपात जो था वह केरल का देखा गया था। और सबसे कम लिंगानुपात जो है हरियाणा राज्य का देखा गया था। और जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जो था वह 63.5 वर्ष प्रति व्यक्ति था। तो इन सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, तो इन सभी को जरूर ध्यान में रखेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, मानव जो है रक्तचाप कितना होता है। तो मानव जो रक्तचाप होता है 120/80 होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है 120/80 आपका करेक्ट आंसर होता है। 80/20 मार्क नहीं आएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। 80/20 नहीं होता है, यह 120/80 होता है। अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को देखें तो रक्तचाप को जो है स्फैग्मोमीटर से मापा जाता है। रक्त समूह की जो खोज किया गया था वह कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा जो है रक्त समूह की खोज किया गया था। रक्त परिसंचरण जो है यह विलियम हार्वे के द्वारा खोजा गया था। रक्त समूह की जो संख्या होता है वह 4 होता है, जैसे कि ए, बी, ए बी और ओ, ये 4 जो है रक्त समूह पाए जाते हैं। और सर्वग्राही जो है वह ए बी है, जिसमें एंटीजन पाया जाता है। जबकि सर्वदाता जो रक्त समूह है वह ओ है, जिसमें एंटीबॉडी पाया जाता है। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ हुई थी। तो 1857 ईस्वी में है, पोर्ट ब्लेयर में जो है इसकी हत्या कर दी गई थी। तो पोर्ट ब्लेयर आपका करेक्ट आंसर होता। शेर अली नामक व्यक्ति ने जो है लॉर्ड मेयो की हत्या किया था। तो ये भी ध्यान में रखेगा कि शेर अली के द्वारा जो है लॉर्ड मेयो की हत्या कर दिया गया था। और प्रथम जो जनगणना था इन्हीं के द्वारा किया गया था। 1872 में जो है इन्हीं के समय में भारतीय जनगणना की शुरुआत हुआ था। तो इसे भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, आरबीआई की स्थापना जो है किस आयोग के द्वारा किया गया था। तो हिलंटन आयोग के द्वारा जो है आरबीआई की स्थापना किया गया था। तो हिलंटन आयोग आपका करेक्ट आंसर होता। आरबीआई की जो स्थापना किया गया था 1935 ईस्वी में किया गया था। और इसका राष्ट्रीयकरण जो किया गया था यह 1949 में किया गया था। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और आरबीआई की जो है प्रथम केंद्रीय बैंक और बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई जो है बैंकों का बैंक के नाम से भी जाना जाता है। तो यह भी ध्यान में रखेगा। मौद्रिक नीति बनाना, नोट छापना और बैंक दर इत्यादि जो है आरबीआई के कार्य होता है, आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर जो है शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25वें क्रमांक के हैं। आरबीआई के जो मुख्यालय है वह मुंबई में है। आरबीआई को जो है अंतिम ऋणदाता बैंक कहा जाता है। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, खानवा का युद्ध जो है किसके मध्य हुआ था।
तो खानवा का जो युद्ध है बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। 17 मार्च 1927 को जो है इन दोनों के बीच लड़ा गया था खानवा का युद्ध। अन्य युद्ध देखा जाए तो इस युद्ध में जो है कौन विजयी हुए थे, तो बाबर विजयी हुआ था और राणा सांगा की हार हुई थी। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी के और बाबर के बीच हुआ था। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1928 ईस्वी को बाबर एवं मेदिनी राय के बीच हुआ था। और घाघरा का युद्ध जो हुआ था वह 1529 में बाबर एवं अफगानों के बीच हुआ था। इन सभी युद्ध में जो है बाबर विजयी होता है, बाकी सभी जो है सभी की हार होती है। इन सभी युद्ध को जरूर ध्यान में रखेगा, बाबर से एग्जाम में जो है पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, तो 25 से 28 आपका करेक्ट आंसर होता। अनुच्छेद 16 जो है यह अफसरों की समानता, और अनुच्छेद 14 जो है समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 23 से 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। 21 निजता का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। तो इन सभी को जरूर ध्यान में रखेगा। तो चलिए इनसे जुड़े अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन अभी वर्णित है। पहले जो है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 जो कि आपसे कोई क्वेश्चन में पूछा गया था। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32। तो इन सभी को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 2022 में हिमाचल प्रदेश में हुए चुनाव में कांग्रेस को जो है कितने सीट प्राप्त हुए थे, तो कांग्रेस को जो है 40 सीट प्राप्त हुए थे। तो 40 आपका करेक्ट आंसर होता। हिमाचल प्रदेश में जो है कुल 68 सीटों पर चुनाव कराया गया था, जिसमें जो है बीजेपी को 25 सीट प्राप्त हुए थे और 40 सीट कांग्रेस को प्राप्त हुए थे, बाकी अन्य पार्टियों को प्राप्त हुआ था। और वर्तमान में जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखिया हैं, तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, जनवरी 2023 में कोयले के उपयोग पर कहाँ पाबंदी लगाया गया है, तो दिल्ली एनसीआर में जो है कोयले के उपयोग पर प्रतिबंधी लगाया गया है जनवरी 2023 से। तो दिल्ली एनसीआर आपका करेक्ट आंसर होता। तो आज हमें बच्चों के द्वारा बस इतने क्वेश्चन मिले दोस्तों। ये सभी जो क्वेश्चन है 100% रिलेवेंट ऑथेंटिक क्वेश्चन है दोस्तों। तो हमारे चैनल को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कोई भी सुझाव यदि करी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। और इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिएगा, आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।